अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज मुद्दा क्या है? तुष्टीकरण और चुनाव बहिष्कार क्या विपक्ष के नए हथियार बन गए? क्या इस देश में विपक्ष अब चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेगा? क्या यही नया हथियार है? यह मुद्दा कहां से शुरू हुआ है? आखिर विपक्ष की रणनीति कौन बना रहा है कि वो चुनाव का बहिष्कार भी करे और तुष्टीकरण के सहारे चुनाव जीतने की मंशा भी रखे? आज दो बड़ी खबरें आपको बताने जा रही हूं। पहली खबर, आज वोटर लिस्ट को लेकर जो हंगामा मचा है उस पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, यानी इस देश में चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेगा विपक्ष। राहुल गांधी ने भी इस पर मोहर लगा दी। संसद परिसर में बहुत हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन किया गया। यानी विपक्ष क्या चुनाव बहिष्कार पर भी उतारू हो सकता है? क्या यह हार का डर है जिसके चलते चुनाव बहिष्कार होगा, या फिर मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा बनाने के लिए चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है? विपक्ष को ये मुद्दे कहां से मिले हैं? आपको बताती हूं कि कल दिल्ली में जहां एक तरफ संसद का हंगामा था तो वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद की एक बड़ी बैठक नई दिल्ली में हो रही थी। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना महमूद मदनी कर रहे थे। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे, सपा सांसद इकरा हसन भी यहां पहुंची थी, हरेंद्र मलिक भी यहां थे। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सांसद भेजे थे, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद यहां पर पहुंचे हुए थे। इस बैठक में तय हुआ कि वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाना है। यह भी तय हुआ कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात उठानी है। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि संसद में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे? ये क्या जमीयत की बैठक में तय होगा? क्या विपक्ष के सांसद अब जमीयत की बैठक से तय करेंगे कि उन्हें चुनाव का बहिष्कार करना है या नहीं, और चुनाव का बहिष्कार क्यों करना है? क्या चुनाव बहिष्कार और तुष्टीकरण, इसी राह पर देश का विपक्ष चलेगा? ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये कल की बैठक की तस्वीरें हैं। आप महमूद मदनी को इस बैठक में देख सकते हैं और उनके साथ तमाम विपक्ष के सांसद मौजूद थे। बाकायदा एक फहरिस्त तैयार की गई कि कौन कौन से मुद्दों को विपक्ष को उठाना है। संसद का घेराव क्या इन्हीं मुद्दों पर होगा? क्या संसद का में हंगामा और संसद को नहीं चलने देने की जो पूरी प्रक्रिया है इन्हीं मुद्दों पर होगी? आज इसीलिए महाभारत में पूछ रही हूं कि ये जो चुनाव बहिष्कार का दांव है ये कहां से आया है? इसी बैठक से आया है क्या? और इसी बैठक से क्या अब देश की संसद को चलाने के मुद्दे तय किए जाएंगे? क्या देश का विपक्ष सिर्फ इन मुद्दों के सहारे है जो जमीयत परोसेगी, या फिर चुनाव बहिष्कार की बात कर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा सेट करने की तैयारी है कि चुनाव बहिष्कार का डर दिखाओ? चुनाव बहिष्कार इसलिए क्योंकि इस देश में चुनाव बिक चुका है। आज इन सब की बात करूंगी। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत में मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। बड़ी संख्या में सांसदों का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष हर एक हथकंडा अपना रहा है। सरकार को कैसे घेरा जाए इस पर हर वक्त नई रणनीति तैयार की जा रही है। इस बीच दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ी बैठक की। विपक्षी दलों के सांसदों के लिए डिनर का कार्यक्रम आयोजित किया। महमूद मदनी की इस डिनर पार्टी में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे, साथ ही इकरा हसन भी आई। समाजवादी पार्टी के सांसद महिबुल्लाह नदवी भी पहुंचे। कांग्रेस के इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंच गए। जमीयत उलेमाए हिंद के डिनर कार्यक्रम के दौरान देश के मौजूदा हालात, अल्पसंख्यक समाज खासकर मुसलमानों के सामने पेश होने वाली चुनौतियां और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जमीयत उलेमाए हिंद के इस डिनर कार्यक्रम के दौरान देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार को घेरने के लिए जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें असम में बुलडोजर की कार्रवाई का मुद्दा, देश में होने वाली हेट स्पीच और हेट क्राइम,
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा, जातीय जनगणना को भी मुद्दा बनाने पर बात हुई। सरकार सदन में सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष है कि मान ही नहीं रहा है। विपक्ष मदनी की इस बैठक में पहुंचा है और शायद अब इन मुद्दों पर हंगामा करने की रणनीति तैयार होगी। इससे पहले आपने देखा अखिलेश यादव मस्जिद में मीटिंग करते नजर आए थे। इन सब के बीच इस तस्वीर के भी कई मायने निकाले गए। सामान्य सा डिनर था। जमीयत उलमा हिंद हर वर्ष इस तरह के प्रोग्राम, हर सेशन में इस तरह का प्रोग्राम करती है और बहुत अच्छी बातचीत हुई। कंट्री, कम्युनिटी, इन सब के इश्यूज पर बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तमाम अलग अलग पार्टीज के एमपीज ने पार्टिसिपेट किया। बस मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। एक तरफ विपक्ष के सांसद मदनी के साथ बैठक करते हैं तो दूसरी तरफ संसद नहीं चलने दे रहे। सदन की कार्रवाई हर रोज हंगामेदार हो रही है। सड़क से सदन तक संग्राम मचा हुआ है। लेकिन अब तो विपक्ष ने यह भी कह दिया कि वो चुनाव बहिष्कार से भी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव के इस बयान के साथ क्या सारे विपक्ष के नेता भी एक साथ हो गए हैं? तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे। हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगा है कि चुनाव की बड़ी हार दिख रही है। ये हार के पूर्व हार की बहानेबाजी, जिससे बाद में वो कहें हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी हार का कारण SIR है। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन पर मचे राजनीतिक घमासान के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमृत नामों को न हटाया जाए, क्या पलायन किए नामों को न हटाया जाए, क्या वोटर्स की पहचान करना गलत है। चुनाव आयोग की सफाई इंडी गठबंधन के नेताओं को ड्रामा नजर आती है। देखिए, बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। आज मेरे घर में ताला चाबी बंद है, यदि मैं नहीं रहता हूं वहां तो मेरा वोट क्यों होगा? इसमें उनको केवल मुसलमान ही क्यों दिखाई देता है? और मुसलमान यदि दिखाई देता है तो बांग्लादेशी मुसलमान के साथ मिलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बन सकती। ये चुनाव बिहार में या पूरे देश भर में भारत के सिटीजन के ऊपर हो रहा है, बिहार के नागरिक के ऊपर हो रहा है, न कि बांग्लादेशी नागरिक को वोटर बनाने के ऊपर हो रहा है। ये बिल्कुल साफ है कि विपक्ष आने वाले चुनावों में बहिष्कार का दांव खेलना चाहता है। क्या उसे चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए बहिष्कार वाला दांव लेकर आया है। इसी के साथ संसद में हंगामा करना, सदन न चलने देना, लेकिन मदनी की बैठक में जाकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करना दिखाता है कि क्या तुष्टीकरण की राह पर ही आगे चलने की तैयारी की जा रही है। क्या अब संसद के मुद्दे जमीयत की बैठकों में तय होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको दो तस्वीरें पहले दिखाना चाह रही हूं। अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं संसद में हंगामा हो रहा है, संसद चल नहीं पा रही है क्योंकि वहां पर हंगामा ये कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए। जो वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है उसके चलते चुनाव चोरी हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वोटर लिस्ट अपडेट की, आपने हमारा वोटर कार्ड दिया, तो संसद में हंगामा शुरू हो गया है। वहां संसद नहीं चल पा रही है, तो संसद में तो हंगामा है, लेकिन वो विपक्ष के सांसद जो वहां हंगामा कर रहे हैं वो रात को जमीयत की बैठक में जाते हैं और वहां पर संसद में क्या मुद्दे रहेंगे उन पर भी चर्चा होती है। किन मुद्दों को उठाना है उस पर भी चर्चा होती है। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी। इन दो तस्वीरों को जरा देख लीजिए, उसके बाद जरा महाभारत की शुरुआत करती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी जुड़ गए हमारे साथ मोहम्मद फैज खान जुड़ गए हैं, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। प्रोफेसर संगीत रागी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, RSS विचारक हैं। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूं। सिद्धार्थ जी, इस देश में ऐसा लग रहा है कि अब संसद नहीं चलेगी क्योंकि आप लोगों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे को लेकर इनके वोटर कार्ड दिए, अपने बना के रख लिए। ये आरोप है विपक्ष का आप पर। आपने अपने बनाए रखे हैं, इनके कार्ड दिए। तो अब संसद में
संसद में विपक्ष ये भी कह रहा है कि हम चुनावों का बहिष्कार भी करेंगे। और ये लिस्ट पूरी कहां से आ रही है उसकी भी मैं एक तस्वीर दिखा रही थी। दिल्ली में एक बैठक होती है तो वहां तो मुद्दों पर चर्चा होती है, संसद में मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होगी, वहां सिर्फ हंगामा होगा। सिद्धार्थ जी। देखिए सुचारिता जी, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि जिन लोगों का नाम वोटर रिवीजन में हटाया जा रहा है लिस्ट से, विपक्ष की पार्टियों को ये कैसे पता कि वही उनके वोटर हैं। 18 लाख लोग जो वोटर लिस्ट में मृत पाए गए उनके नाम को रिवाइज किया जा रहा है। हाँ। तो क्या जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो मृत नामों पर फेक वोट करवाने का काम करती थी? जो लोग डबल वोटर आईडी कार्ड लेकर के चल रहे हैं, क्या विपक्षी पार्टियां डबल वोटर आईडी कार्ड का उपयोग करके फेक वोट करवाने का काम करती थी? जो रिवीजन संविधान के तहत हो रहा है, आर्टिकल 326 जिसका मैंडेट देता है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 16 और सेक्शन 19 जिसका मैंडेट देता है, तो ये संविधान को अपने आप का रक्षक बताने वाले आज संविधान के विरोध में कैसे जा रहे हैं? ये तो संविधान कह रहा है कि होना चाहिए। हाँ। पर इनकी समस्या दूसरी है। चुनाव में जाने से पहले कोई ना कोई इनको एक ऐसा बलि का बकरा बनाना होता है कि अगर हार जाएंगे तो किसके सर ठीकरा फोड़ेंगे। ना तो राहुल लल्ला के फोड़ पाएंगे, ना ही फिर तेजस्वी जी के फोड़ पाएंगे, किसी के नहीं फोड़ पाएंगे। ये जितने शहजादों की पार्टियां हैं, इनको पता है कि अपने नेता तो हार का ठीकरा अपने सर पे नहीं ले चल पाएंगे, तो पहले इलेक्शन कमीशन करना शुरू कर देते हैं ताकि अगर हार गए तो वहां पर हम उनका आरोप उनके सर पे गढ़ देंगे। ये इनकी सच्चाई है। रही बात आपने जो बैठक की बात कही, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। जो लोग प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में ना जाएं, बार बार कहने पर बहाने बनाएं, जिनको कहा जाए कि आप प्राण प्रतिष्ठा का अवसर क्यों नहीं अटेंड करते तो वो उसको पॉलिटिकल इवेंट बताएं, वो मस्जिद में बैठ करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब क्या देश का और पार्लियामेंट का एजेंडा मस्जिद में बैठ करके तय होगा? ये नमाजवादी पार्टी जो है अब ये मस्जिद में बैठ करके बताएगी कि कितना हंगामा अंदर करना है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए घातक स्थिति है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को ताक पे रखना चाहते हैं अपनी साख बचाने के लिए। आपने जो बात सिद्धार्थ जी बोली है उसे लेकर एक प्रतिक्रिया यूपी से भी आ रही है, बंगाल से भी आ रही है। मैं जरा जगदीश जी आपसे पूछ रही हूँ, हार क्या सामने दिख रही है? इसीलिए अब आप लोग कह रहे हैं चुनाव बहिष्कार भी कर देंगे। चुनाव बहिष्कार के लिए भी रेडी है इस देश में। अब चुनाव आयोग पर आप जितना भी आरोप लगाना चाहें वो आरोप तो आप लगाते ही हैं, लेकिन अब चुनाव बहिष्कार वाला नया दाव है। वो कह रहे हैं आप डर रहे हैं चुनाव से, इसीलिए अब ये वाला दाव है और कुछ नहीं है। आप देखिए मैडम, ये जो तेजस्वी हैं या राहुल जी, ये तो आज बात करें, मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूं, जब तक ईवीएम मशीन है हम नहीं जीत सकते, विष्णु भगवान भी हमें नहीं जिता सकते हैं। गड़बड़ घोटाला आप तो जो वोट काटना आप तो दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र इसी से लूटा है। जिस देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो, विश्व योद्धा हो, अरे भाई क्यों डरते हो आप? तो कर्नाटक और हिमाचल आपने कैसे लूटा? कुछ तो हमें देंगे या पूरा देश कुछ तो आपको देंगे, यहाँ पर वो हिसाब चल रहा है। देश लूट लेंगे। अच्छा, मतलब पूरा नहीं लूटना है, कुछ आपको बांटते रहेंगे और खुद अपने पास रखते रहेंगे। सवाल ये है मैडम, सुन ले मैडम, सुन ले। मैं जवाब आपको बहुत अच्छा दूंगा। आपने सवाल करा, जवाब बोलिए। आनंद आएगा आपके दर्शकों को। जिस देश का प्रधान विश्व योद्धा हो, अरे भाई क्यों डर रहे हो? आप तो भगवान बन गए, आपको तो जनता वोट दे रही है और बहुत बहुमत से दे रही है। जमानत जब्त हो रही थी बनारस में, 1.5 घंटा चुनाव रुका, वोटिंग रुकी है। आपको भी पता, आपके चैनल दिखा रहे थे। और आप बैलेट पेपर से आ जाइए ना। हाँ। अरे जो वोट काटना है वो बांटना। अभी राहुल अल्लाह कह रहे थे, राहुल भारत का बेटा, गंगा जमुना सरस्वती गुजरात बिहार का बेटा नहीं है, भारत का बेटा। इस बात को समझ लीजिए, पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। वो जगह जगह बाप बेटा नहीं बनता है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अब समय है, अब देश उनको समझ गया है। चुनाव आयुक्तों के सारे पे है, वो तो सुप्रीम कोर्ट को जेल में लगते हैं। कौन क्या समझेगा? मुझे लगता है जनता से ज्यादा तो कोई नहीं समझा सकता है। जगदीश जी, जनता से ज्यादा कोई नहीं समझा सकता है। आपको जनता ने कर्नाटक में समझा तो आप वहां जीत गए। जब आपको यहाँ पर समझेंगे, केंद्र में समझेगी जनता, तो आप यहाँ भी जीतेंगे। लेकिन बहिष्कार क्या सोल्यूशन है इसका? क्या बहिष्कार सोल्यूशन है? आप चुनाव बहिष्कार करके क्या जीत सकते हैं? आप चुनाव बहिष्कार करके जीत सकते हैं? नहीं जीत सकता, आप करा के देख ले। हाँ, मतलब ये नहीं, इसका तो मतलब ये है कि आपने पहले ही हार मान ली है। जरा मेरे सारे मेहमानों को दिखाइए प्लीज। आपने ये पहले ही मान लिया, आपने पहले ही मान लिया कि आप चुनाव हार रहे।
इसका सीधा मतलब ये है। अब मैं एक जरा इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार जरा जवाद साहब को भी लीजिए, प्रोफेसर रागी को भी लीजिए। जरा मुझे ये बताइए जवाद साहब, ये जो बैठक हो रही है जमीयत की, ये यहाँ तो हंगामा करते हैं, संसद में तो चलने नहीं देते, मुद्दों को लेकर इतना हंगामा है, संसद नहीं चल पा रही है, लेकिन यहाँ पर बैठक में वे विचार हो रहा है कि कौन से मुद्दे उठाए जाए। जमीयत की बैठक में जाकर मुद्दों पर चर्चा हो रही, ये बढ़िया है। जी सुचारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। नहीं देखिए, जमीयत तो हर साल मीटिंग करती है और मुलाकात भी करती है, लेकिन आज आपकी रिसर्च में एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ। हाँ, आज आरएसएस ने भी एक मीटिंग करी है मुस्लिम धर्मगुरुओं से। सही बात। वो क्या डिसाइड कर रहे हैं वो भी आपको बताना चाहिए। क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिल करके ही चर्चा विमर्श करके जो है ये रणनीति बनाई जा रही है। सांसदों से मुलाकात की उन्होंने। देखिए दो बैठकें हुई हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पर आप जितना चाहें जोर जोर से हंस सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं बड़ी क्लियर हूं। प्रोफेसर रागी को भी रखिए भाई स्क्रीन पर। प्रोफेसर रागी ये कह रहे हैं आरएसएस ने भी एक बैठक की है, वो भी मिल रहे हैं मुसलमान नेताओं से, तो सिर्फ जमीयत की बैठक क्यों? अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। नहीं सुनिए मेरी बात, मैं बता रही हूँ क्यों। जमीयत की जो बैठक है उसमें सांसदों के साथ बैठक है, ये सांसद लोग पहुंचे जमीयत की बैठक में। दूसरा, वहां पर इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई कि कौन से मुद्दे उठाने हैं आने वाले समय में। अब मुझे ये बताइए कि क्या अब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस एक बैठक कर रही है, भाई प्रोफेसर आगे जरा बताइए, आरएसएस क्या ये बात बता रही है उस बैठक में मुस्लिम नेताओं को कि आपको जाकर ये मुद्दे उठाने? नहीं, मैं पूछ लेती हूँ ना पहले जवाब साहब, उसके बाद तब तक आप हंस लीजिए, आपको बहुत हंसी आ रही है, आप हंसने का कोटा पूरा कर लीजिए पहले। प्रोफेसर आगी जरा बताइए, वो कह रहे 2 बैठकें हो रही है, आप आरएसएस को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं भाई? सुचरिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा संवाद के लिए मुसलमानों से हमेशा बात करते रहती है, और आज से नहीं, सुदर्शन जी के जमाने से ये हुआ रहा। सुदर्शन जी के समय जो है वो मुंबई में एक बैठक हुई थी, फिर दिल्ली में बैठक हुई थी, अभी भी बैठकें हुई थी ताकि आपस के बीच में एक संवाद रहे। दूसरी बात देखिए, एक बात तो मैं जानता हूं जो मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं। पहली बात तो कि ये कोई चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की राजनीतिक जुगलबंदी हो चल रही है, राजनीतिक जुगालियां चल रही हैं। एक दूसरी बात, तेजस्वी और राहुल गांधी के पार्टी की बिहार में कोई हैसियत नहीं है। यदि उनकी थोड़ी बहुत भी कोई हैसियत है तो वो आरजेडी के कारण है। इसलिए आरजेडी का एक मुस्लिम वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक है, तबका है। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, मुसलमान उसको वोट करता है। और मैं इसीलिए कहता हूं, मुसलमान जानता है कि हमारा हित कहां है। हिंदू संगठनों को अब तक नहीं पता है कि हम कहां हैं और हमारा हित कहां है। हम वोटों को कंसोलिडेट न करके हम जब दूसरी जगह इधर उधर करते हैं तो मुझे एक श्लोक किया जाता है, यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव ही। जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर चला जाता है, उसका निश्चित भी नष्ट होता है और अनिश्चित तो पहले से अनिश्चित है। मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुसलमानों ने जब बारी आई तो वोट जिहाद किया। और ये मैं पूरे डेटा के साथ कह रहा हूं, वोट जिहाद एक सच्चाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों को ये बात बहुत सच्चा गहराई से गंभीरता से समझ लेना चाहिए कि मुसलमान यदि कलेजा भी दे देंगे तो मुसलमान, मैं छिट्टे फुट्टे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, जो वाइस चांसलर बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए हैं, उसके लिए मुस्लिम मंच का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है। नहीं तो ये जान लीजिए कि अल्पसंख्यक मोर्चा भी जो है भारतीय जनता पार्टी का, उतना भी उसके जो सदस्य हैं उतना भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला होगा या इस चुनाव में नहीं मिला होगा। मैं यहाँ पर अगर जवाद साहब की बात के हिसाब से जाऊं, इसलिए जरा सिद्धार्थ जी को भी रखिए स्क्रीन पर। सिद्धार्थ, अगर मैं कहूं आरएसएस की एक बैठक होती है, आरएसएस की बैठक होती है, उसमें राजनीतिक लोग नहीं जाते हैं, सांसद नहीं जाते हैं। दूसरी बात, जब बैठक हो रही है मदनी साहब की, तो मुझे सरकार का तो कोई सांसद नजर नहीं आया, सिर्फ विपक्ष के ही सांसद नजर आ रहे हैं मुझे उस बैठक में। तो आप ये कह रहे हैं वो तो हमेशा बैठक बुलाते हैं। दूसरी बात, अब मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ सिद्धार्थ जी,
अगर जमीयत की बैठक में ये एजेंडा तय हो कि आपको वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाना है, आपको बुलडोजर का मुद्दा उठाना है, तो इसको मैं क्या समझूं? संसद के मुद्दे क्या एक जमीयत की बैठक में तय हो रहे हैं? ये तो बहिष्कार तक की बात कह दे रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। संसद में नो चर्चा, जमीयत की बैठक में चर्चा। एक बार सिद्धार्थ जी। देखिए सुचारिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों ही बातों का किसी प्रकार से भी तुलना नहीं करी जा सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। हाँ। वो समय समय पर हर पंथ के धर्म गुरुओं के साथ मुलाकात करता रहता है। हाँ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपनी पार्टी के, आप संसद में बैठते हैं, संसद में रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी पार्टी संसद में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। आप पार्टी संसद के अंदर जा रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, संसद को बॉयकॉट कर रहे हैं, संसद को हॉस्टेज बना रहे हैं और देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स के पैसे में आग लगाने का काम कर रहे हैं। किसके कहने पर? इतना ही तो प्रश्न है। संसद का सत्र शुरू हुआ, उससे पहले आप बैठ करके मस्जिद में मीटिंग करेंगे और वहां से तय करवाएंगे कि अब हम संसद में 1 महीना क्या करेंगे। हाँ। ये देश के अंदर सेक्युलर राजनीति करने का तो तरीका नहीं था। अब कहां गया आपका सेक्युलर तरीका? आप तो बड़े सेक्युलरिज्म के सूरमा बना करते थे, पर वास्तविकता बात यह है कि इनका सेक्युलरिज्म यही है। सेक्युलरिज्म इज इक्वल टू अपीजमेंट। क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि मैसेज भेजना है, क्योंकि एक वर्ग विशेष को बताना है कि हम तो उन्हीं के एजेंडा पर चलते हैं, उनके कहे पे चलते हैं, हम उन्हीं से सलाह मशुरा करके चलते हैं। और संसद जैसे लोकतंत्र के मंदिर में जाने से पहले भी हम वहां से इंस्ट्रक्शन लेकर के आते हैं। ये मैसेज देने का काम करना है और कुछ नहीं करना। मैं 10 सेकंड लूंगा, अपने कांग्रेस पार्टी के साथी का भी जवाब दूंगा। हाँ। इतनी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक तो हमको विष्णु भगवान भी नहीं जिता सकते। अरे 2004 में 2009 में ईवीएम से ही जीते थे। तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ईवीएम से ही जीते थे। पर जब जब भैया हम जीतेंगे तब तब हम आंख बंद कर लेंगे, और जब जब हार जाएंगे ताकि राहुल बाबा को कोई कुछ ना कह दे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक है, ये नहीं होना चाहिए। टीवी पे बैठ करके एक नैरेटिव बनाएंगे, सड़क पर जाकर के एक नैरेटिव बनाएंगे और संसद जैसे मंच को चलने नहीं देंगे। अगर ये विपक्ष का रवैया है तो ये बिल्कुल देश के खिलाफ है। आपको सिद्धार्थ ये लग रहा है ये करेंगे, वोट बहिष्कार कर देंगे चुनाव का, कहेंगे हम नहीं लड़ेंगे चुनाव? ये कर सकते हैं? ये बहुत जल्दी से बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे बाकी मेहमानों पर जाना है। सुचारिता जी, आप बच्चे से जाकर के पूछ लीजिए, ये कोई बहिष्कार नहीं करेगा। ये नाटक है, ये ड्रामा है। ये बार बार आकर के कहना नाटक है। हाँ। एक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दे पाते। हाँ। इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो जाते नहीं, सुप्रीम कोर्ट बुलाता है तो जाते नहीं। बहिष्कार करेंगे। मैं चैलेंज देता हूं, आज आपके शो से चैलेंज देता हूं, आप बहिष्कार करके दिखाइए। ये सिर्फ मीडियाबाजी के लिए, फुटेज इकट्ठा करने के लिए बहिष्कार यही सवाल लेकर जा रही हूँ ऋषि जी। वो कह रहे हैं सिर्फ फुटेज खाने के लिए ये बयान आते हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। कोई चुनाव बहिष्कार नहीं होने वाला है। इसका वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाना है, हंगामा करना है। और फिर सोचिए, अगर बिहार में कहीं बिहार में अगर आरजेडी जीत गई, मुझे नहीं पता है ना, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर कहां मुंह छुपाएंगे? वो कह रहे हैं सिर्फ ये धमकी देते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हो सकता है? देखिए, एक बात तो आपको मानना होगा कि चुनाव आयोग के तरफ से जो तय गाइडलाइन जो तय किए गए हैं उसको जमीनी स्तर पे एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। ये बात आप यदि आप बिहार में आपके जो रिपोर्टर है रिपब्लिक भारत के, यदि आप ग्राउंड पे देखें तो ये बात सिद्धार्थ जी भी एक्सेप्ट करेंगे कि चुनाव आयोग जो खुद एक गाइडलाइन तय किया है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि एक मतदाता को आपको 2 फॉर्म देना है। बीएलओ जब मतदाता पुनरीक्षण करने घर जाते हैं, किसी के आवास पे जाते हैं, तो आपको 2 फॉर्म देना है, एक रिसीविंग के रूप में देना है। हाँ। मैं बताऊं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। मेरे घर में 12 मतदाता है, किसी बीएलओ ने रिसीविंग नहीं दिया है, ना हमारे घर पे मार्क लगाया है। जबकि घर पे मार्क लगाना है, जो बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण करने जाएंगे एक रिसीविंग देंगे और घर पे मार्क लगाएंगे। नंबर 2, जिसके पास जमीन नहीं है। ऋषि जी, इस मुद्दे पर मैंने बहुत चर्चाएं कर ली हैं। आज मुद्दा दूसरा है। आज मुद्दा इस बात का है कि क्या वाकई विपक्ष बहिष्कार करेगा। मैंने वोटर रिवीजन को लेकर बहुत चर्चाएं कर ली हैं। आज उस मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। और ये जो दिक्कतें आप बता रहे हैं, इन पर भी चर्चाएं बहुत की हैं।
क्योंकि अगर वोटर को वहां दिक्कत हो रही है तो ये वाकई समस्या है। लेकिन मुझे ये बताइए, बहिष्कार कर पाएगा विपक्ष? जो ये बातें कह रहे हैं कि पूरा इंडी गठबंधन साथ आ जाएगा, बहिष्कार कर देगा, नहीं लड़ेगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले सरकार को मतदाता चुनती थी, अब सरकार मतदाता को चुन रही है। हालांकि मेरा मानना है प्रेशर पॉलिटिक्स है, चुनाव आयोग पे प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि उनके जो सामाजिक आधार के जो वोट हैं वो दरक सकते हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स है चुनाव आयोग पे। और ठीक संगीता रागी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने हैं और उससे पहले एक प्रकार का प्रेशर पॉलिटिक्स है विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि यदि उनके 5-6% वोट भी इधर उधर हो गए तो हर एक विधानसभा चुनाव में समस्या खड़ा हो सकती है, खासकर सीमांचल में आपने देखा कि यदि 100 लोग हैं तो वहाँ आधार जो बात आप रिजी जी कह रहे हैं, मैं उसी से उठाती हूँ आगे। फैज साहब स्टूडियो में आ गए हमारे साथ। फैज साहब और हाजी साहब के पास जाऊंगी। जरा फैज साहब, ये आपके आने से पहले जो मुद्दा अब मैं बात कर रही हूँ, वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव बहिष्कार करेंगे, संसद नहीं चलने दिया जाएगा, लेकिन वहां दिल्ली में एक बैठक जमीयत की होती है, उसके अंदर सारे सांसद पहुंचते हैं और वहां तय होता है वोटर लिस्ट पर भी बात होगी, वहां तय होता है बुलडोजर पर भी बात होगी। ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आपके आने से पहले जवाद साहब जुड़ रहे थे और जवाद साहब कह रहे थे कि इस पूरे मुद्दे पर आरएसएस की भी तो बैठक होती है मुसलमानों के साथ, वो भी तो राजनीतिक बैठक है, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? एक बार मैं हाजी साहब आपके साथ, उससे पहले जवाद साहब को ले लीजिए जरा स्क्रीन पर। जवाद साहब ये कह रहे थे कि भाई आरएसएस की भी एक बैठक हो रही है। मेरा मतलब ये है, क्या उन बैठकों में मुद्दे तय होते हैं, संसद किस पर चलेगी किस पर नहीं चलेगी? जरा हाजी साहब और जवाद साहब को स्क्रीन पर रखिए। फैज साहब, आपने मेरी 10 मिनट पूरी बात नहीं पूरी मुकम्मल होने दी। आप मुझे करीब 30 सेकंड दे दीजिए अपनी बात रखने के लिए। 30 सेकंड दे दीजिए अपनी बात रखने का। आदरणीय सुचरिता जी, मैं इस स्टूडियो में बैठा रहूं या ना बैठा रहूं, मैं YouTube के माध्यम से रिपब्लिक भारत से जुड़ा रहता हूं। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैं सुनते हुए आ रहा हूं रास्ते में। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आरएसएस की बैठक, ये जो जमीयत की बैठक हुई है, इससे बिल्कुल नहीं हो सकती। आरएसएस की जो बैठकें हैं सभी समुदायों के साथ होती है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, गौ सेवा प्रकोष्ठ का। और सुदर्शन जी ने ये मुहिम चालू की थी और उसके पहले से ये मुहिम चल रही है। 2022 में मोहन भागवत जी ने हमारी बैठक ली गाजियाबाद में। चुनिंदा देश भर से 100 मुस्लिम आए थे, उसमें एक मैं भी था। उसके बाद अभी पिछले दिनों दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर माननीय कृष्ण गोपाल जी और माननीय रामलाल जी ने एक बैठक ली मुस्लिम समाज की। उसके बाद अभी एक हफ्ता पहले इंद्रेश जी ने उसी हरियाणा भवन में बैठक ली और अभी मोहन भागवत जी इमामों की बैठक ले रहे हैं। आप दोनों बैठक से निकले हुए सदस्यों का स्टेटमेंट सुनिए तो आप उधर पाएंगे कि किसको वोट देना है नहीं देना है, इस पर चर्चा हुई। संसद का बहिर्गमन करना है कि नहीं करना है, इस पर चर्चा हुई। और इधर से जो मौलाना इमाम निकल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं जी, एजुकेशन पर चर्चा हुई, मदरसों पर चर्चा हुई, मुसलमानों को कैसे अधिक राष्ट्रीयता की और मुख्यधारा से जोड़ा जाए, इस पर चर्चा हुई। यानी कि आरएसएस की ये सामान्य प्रैक्टिस है, सभी लोगों को जोड़ना, सभी धर्म समुदाय संप्रदाय के लोगों को जोड़ना। और उसी क्रम में मुस्लिम भी इस देश का एक बड़ा समुदाय है, तो उसको जोड़ने के लिए, उसके साथ वार्ता करने के लिए ये आरएसएस का। तो फिर अगर जमीयत बैठक कर रही है तो दिक्कत क्या है? अगर जमीयत मुसलमानों के साथ बैठक कर रही है तो दिक्कत क्या है भाई? वो भी मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल है, विशुद्ध। मुसलमानों को ये कहा जा रहा है, ऐ मुसलमानों अल्लाह से नहीं मोदी से डरो, कितने शर्म की बात है। बीजेपी से डरो, कितने शर्म की बात है। कुरान शरीफ कह रहे हैं मुसलमान अल्लाह से डरे, अल्लाह के खौफ से नेक काम करे। और इस बैठकों में कहा जा रहा है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पीड़ित है, शोषित है। दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में, सबसे ज्यादा। जवाद साहब वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी विरोध का एक एजेंडा है, ये बहिष्कार का एजेंडा है। ये जो बैठक है इसका एजेंडा सिर्फ ये है कि मोदी का विरोध कैसे करो और कैसे लोगों को डराओ मोदी के नाम पर, वही संसद में उठाना है। जवाद साहब, अब मुझे तसल्ली सबको सुना, बोलिए। चंद्रबाबू नायडू मस्जिद जाते हैं, माशाल्लाह जुब्बा पहनते हैं, टोपी लगाते हैं और उनकी दाढ़ी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगती है। मैं तो कभी कभी हैरत में हो जाता हूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब जो हैं वो इमाम साहब हैं या इमाम साहब जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू की तरह हो गए हैं।
नीतीश बाबू जब टोपी लगाते हैं, माशाल्लाह मुसलमानों की बस्तियों में भी जाते हैं, रोजा इफ्तार पार्टी भी करते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, मदरसों में भी जाते हैं, तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती। तब वो जो है उनका समर्थन, और दोनों जो है समर्थन की सरकार जो है दोनों से समर्थन लेके चल रही है। ये तुलना दोनों की कैसे है सेम? ये तुलना सेम कैसे है भाई जवाद साहब? ये तुलना सेम कैसे है? मस्जिद में जाने के लिए कोई सवाल उठाएगा क्या? मुझे ये बताइए। मैं यहाँ कह रही हूँ पॉलिटिकल बैठक आप कर रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं संसद की, आप दोनों का मिलान कर रहे हैं, कैसे कैसे कंपैरिजन सेम है? एक विशुद्ध मुस्लिम धार्मिक आंदोलन राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। बार-बार कह चुका हूं तुमसे, चंद्रबाबू नायडू बार-बार कह चुका हूं, बीच में इंटरप्ट मत करा करो। राजनीतिक व्यक्ति है, इंटरप्ट मत करा करो। बोलिए बोलिए बोलिए, लेकिन कंटेक्स्ट में बोलिए। तुम्हारे बीच में नहीं बोलता। प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं उत्तर का, आप उत्तर दे रहे हो दक्षिण का। ये बीच में मत बोलो भाई, तुमने अपना वक्तव्य बोल लिया, जवाब दीजिए। अभी तुम्हें शू करा जाएगा, फिर मैं बोलूंगा। अभी तुम्हें शू करने के लिए रखा हुआ, जब वो शू बोलेंगी तुमको तब तुम शू करके भौंकना और काटना। ये क्या भाषा है जवाद साहब? प्लीज, ये कोई भाषा नहीं है। नहीं, ये कोई भाषा नहीं है। ये क्या, कैसी भाषा है? ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है बात करने का जवाब। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। नहीं, ये इस तरह की बात करने का होती है। एक सेकंड फैसल, ये इस तरह से भाषा का इस्तेमाल मत करिए जवाद साहब। नहीं जवाद साहब, इस तरह की भाषा का इसका क्या मतलब है? अगर आपको टोक दिया तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? प्लीज, मैं अपनी डिबेट को ऐसे खराब नहीं कर सकती हूँ। बोलिए बोलिए, मुद्दे पर बोलिए। मैं कह रहा हूं एसआईआर का विरोध गिरधारी यादव जेडीयू के सांसद बांका से हैं, उन्होंने करा है। हाँ। और जेडीयू के विधायक हैं, वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एनडीए के अंदर तालमेल नहीं बैठा, आपने उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं चलाया? जेडीयू के सांसद हैं, वो खुद विरोध कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी को लीजिए। लेकिन आप जो है सिर्फ एक चीज पे दिखा रहे हैं फोकस करके, क्योंकि एक नैरेटिव है, एक दबाव, एक एजेंडा है। हमारी सरकार आएगी, और मैं जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं आपके चैनल, ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। लिख करके रख लीजिए मेरी इस बात को। ये जो मौजूदा सरकार बैठी है केंद्र में, 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। नीतीश जी के ऊपर से जिस दिन विश्वास हटेगा, चंद्रबाबू नायडू जी किस सरकार की बात कर रहे हैं? राज्य में या केंद्र में? राज्य में या केंद्र में? कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य की या केंद्र की? केंद्र की सरकार। जिस तरीके से धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है, वैसे ही नीतीश कुमार भी इस्तीफा देंगे, और चंद्रबाबू नायडू भी इस्तीफा देंगे। चिराग पासवान। सिद्धार्थ साहब इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे केंद्र की सरकार आगे चली नहीं पाएगी, बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं आपके इस कोalition में भी, और वो कह रहे हैं कि आपका विरोध तो जेडीयू के नेता कर रहे हैं, आपका विरोध चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, जवाब ले रही हूँ आपका। देखिए सुचारिता जी, ये अपने बयान, सुचारिता जी ये कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, मैं तो पूछता हूँ इनकी पार्टी कौन सी है, जरा पूछिए। जमात साहब, आप कौन सी पार्टी से हो? कौन सी सरकार लेकर के आओगे? इकलौती सरकार, टीवी स्टूडियो की सरकार, कौन सी सरकार है आपकी? कौन सी पार्टी है? ये तो खाली पुलाव बना रहा है विपक्ष। पहले दिन से जब से आया तब से कह रहा है अरे एनडीए तो 1 महीना नहीं पूरा करेगा, 3 महीना नहीं पूरा करेगा, 6 महीना नहीं पूरा करेगा। अब अच्छा है 5 साल पे तो आ गए। मैं आपको कहता हूं दूसरी बात, 2029 में भी भाजपा आएगी, एनडीए आएगी। 2029 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास वाली सरकार देश के अंदर बनेगी। रोते रहिएगा बैठ करके, अच्छी कुर्सी मिली हुई है टीवी पर, वहां बैठे रहिए, अपना राग गाते रहिए। सरकार और इस देश में विकास करने की जिम्मेदारी देश की जनता ने, करोड़ों जनता ने पूरे मन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री को दे रखी है। कोई दरार नहीं है सुचारिता जी, ये इनका झूठा नैरेटिव है, उसको दिलासा देना चाहते हैं। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। देखिए, मैं रंगरेज जी के पास जा रही हूँ, एक बार रंगरेज जी को ले लीजिए जरा। रंगरेज जी, क्या ये गलत है कहना कि जो बैठकें हो रही हैं, जवाद साहब आप, अभी मैं रंगरेज जी के पास जा रही हूँ। मैं एक चीज़, रंगरेज जी, ये जो बैठकें हो रही हैं जमीयत की, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये पूरा देश देखता है कि एक तरफ वहाँ हंगामा हो रहा है संसद में और दूसरी तरफ बैठकें एजेंडा तय कर रही हैं। ये इस देश के लिए तो अच्छा नहीं है। आप लोग बार बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि आरएसएस बैठक करती है, आरएसएस चलाती है, यहाँ पर जमीयत चला रही है क्या?
देखिए सुचार्ता जी, जिस तरीके से जमीयत उलमा हिंद ने एक मीटिंग रखी जिसमें इन मुद्दों पर बात करी जानी चाहिए, जो विपक्ष के सांसद हैं, जैसे जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और लगातार मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और भाजपा की तरफ से दी जा रही है, कैसे मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन इस देश में बनाने की प्रक्रिया चल रही है और कैसे उनको वोट का अधिकार भी छीनने का जो काम SIR के द्वारा जो चल रहा है बिहार में और पूरे देश में, उस तरीके की तैयारी जो चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से है। अगर इन मुद्दों को अगर संसद में ये लोग नहीं उठाएंगे तो फिर वो लोग जो हमारे सांसद हैं, जो मुस्लिम वोटों पर जीत के और मुसलमान सांसद हैं, अगर वो इन बातों को नहीं करेंगे और अगर हम जमीयत उनको बता रही है कि आप इन मुद्दों को उठाइए, वक्फ कानून भी हमारे खिलाफ, सरकार लगातार ऐसे कानून लेकर आ रही है जो मुसलमानों के खिलाफ है। अगर ये चर्चा संसद में सरकार नहीं कानून होगी तो लेकर आ आप रही है ये जो मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा बताइए उन्हें। वो कह रहे हैं कानून ऐसे ला रही है जो मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए बैठक जरूरी है। बंद करो, कौन सा कानून है जो मुसलमानों के खिलाफ है? स्पष्ट फेज भाई रुक जाइए एक मिनट। हाँ मैडम, ये तो गलत बात है। फेज भाई बीच सबके बीच में बोल रहे हैं। कानून का नाम बताओ जो मुसलमानों के खिलाफ है। पूरा समय आपका, मैं नहीं बोलूंगा। आप एक कानून बताओ जो मुसलमानों के मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई 90% से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ कौन सा है? वो छोड़ो, विकास दुबे को भी मारे, अतीक को भी मारे और सब अपराधियों को मारेंगे। कानून कौन सा मुसलमानों के खिलाफ है? लूटे जाते हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाता है। अरे मेहरुद्दीन साहब, कानून कौन सा मुसलमानों के खिलाफ है? मैं अपना समय आपको दिया पूरा। कानून बताइए कौन सा मुसलमानों के खिलाफ है? बीजेपी के एजेंडा है आपका तो दुकान चल रही है जब तक आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ उनका समर्थन नहीं करेंगे। एक सेकंड सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, फैज साहब बैठे हुए हैं। मैं एक बार पूछूंगी, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। हाजी साहब को ऑडियो थोड़ा बढ़ाइए प्लीज, मुझे आवाज उनकी कम आ रही है। एक सेकंड हाजी साहब वो ये पूछ रहे हैं कि आप कानून की दुहाई दे देते हो कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ कानून बना रही है, वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कानून कौन सा है, क्योंकि जो विरोध करना है उसका तो एजेंडा तय कर दिया। कानून कौन से हैं? मैं अभी वक्फ का जो बिल लेकर आया है, इसमें क्या है? वक्फ यूजर से क्यों छीनना चाह रही है सरकार? क्या हमारी संपत्तियों को छीनना नहीं चाह रही सरकार? और जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम नागरिकता चेक करना नहीं है, वो नागरिकता की चेक कर रही है। 90 लाख लोगों के नाम जो हटा दिए जो इलेक्शन कमीशन की साइड से, उन 90 लाख लोगों की संदिग्ध कर दिया गया। वो अपनी नागरिकता बताएंगे क्योंकि उन्हें जारी टोपी है। उनको ये बताना चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं, जबकि 2024 में उन लोगों ने मोदी जी को चुनने में काम किया, उनकी वोटों से चुने हुए देश के प्रधानमंत्री हैं। कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अभी साहब अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें क्या पूछ रहे हैं? कांग्रेस मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, चाहे बीजेपी की सरकारें जहां पर भी है। आसाम में क्या है? एक बार सिद्धार्थ जी और जगदीश जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। एक बार सिद्धार्थ जी और जगदीश जी, एक सेकंड। कोर्ट की जमीन 126 करोड़ रुपए, ये लोग सब घोटाला। सिद्धार्थ जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से वक्फ का मुद्दा विपक्ष ने उठाया और विपक्ष पे कई डिबेट्स में आप मुखर होकर बोलते रहे हैं, आप जानते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर कैसे विपक्ष ने इसको उठाया है। अब वही वाला जो विपक्ष को ने जिस तरह घेराव किया वक्फ को लेकर, वही घेराव अब ये जो वोटर लिस्ट अपडेशन है उसे लेकर तो नहीं करने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव आज कहते हैं हम करेंगे बहिष्कार और सारा इंडी गठबंधन हमारे साथ है। तो ये एक पूरी कोशिश यही है कि आप लोग उनके वोट काटकर सिर्फ अपने वोटर्स को जोड़ रहे हैं। ये वाला प्रचार हर जगह किया जाएगा। बंगाल में जहां अगले साल चुनाव है, उसके बाद यूपी में 27 में चुनाव है, हर जगह यही प्रचार करेगा विपक्ष। सिद्धार्थ देखिए सुचारिता जी, देश जो है वो केवल डराने से, भय से, विरोध करने से, घिराव करने से नहीं चलता है। आपने कोई विषय उठाया, आप उस विषय को, वक्त के विषय को कोर्ट में लेकर के गए, क्या हुआ? कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया, कोर्ट ने वक्फ के कानून को गलत नहीं ठहराया। सब जुडिस मैटर कोर्ट सुन रहा है पर प्रक्रिया को नहीं रोका। आपने SIR पर विरोध शुरू किया, घेराव शुरू किया, भय शुरू किया, डराना शुरू किया, फिर आप कोर्ट गए। कोर्ट ने क्या किया? कोई SIR पर स्टे नहीं लगाया, बिल्कुल SIR को रोका जाए ऐसा नहीं कहा। तो ये जब भय और डर की जो राजनीति है, विपक्ष को इससे बाहर निकल करके आना चाहिए। मुझे तो विपक्ष का वो समझ नहीं आता, अगर तेलंगाना के अंदर
22,50,000 वोटर्स को चुनाव से एक माह पहले वोटर लिस्ट में से हटा दिया जाता है, पर वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो कांग्रेस क्यों मुंह चुप कर ले रही है, क्यों चुप हो जाती है? वायनाड में जहां से राहुल गांधी चुन करके आ रहे हैं, 7.7% वोटर्स वोटर लिस्ट में ऐड हो गए चुनाव से जस्ट पहले, तब तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा, तब भी मुंह में दही जम गया। बंगाल के अंदर 1 लाख कट गए तो भी कुछ नहीं बोले, केरल में बढ़ गए 10 लाख तो भी कुछ नहीं बोले, पर बोलेंगे कब? जहां लगेगा चुनाव नहीं जीत सकते। ये जो अपनी एक सहूलियत की राजनीति है, जिस पर देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब जब आप जीतेंगे तब तब आप चुनावी प्रक्रिया को खराब बताएंगे, अच्छा बताएंगे, और जब जब आप हारेंगे आप उसको खराब बताएंगे, ऐसे देश नहीं चल सकता। हाँ। ये देश को चलाने का तरीका नहीं है। पर विपक्ष चूंकि अपनी हार से बौखला चुका, बार बार जनता इनको नकारती है, इनके मुद्दों को नकारती है, हाँ। इनकी पॉलिटिक्स को नकारती है, इनके अपीजमेंट को नकारती है, इनके वोट बैंक को नकारती है। इनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मस्जिदों में बैठ करके मीटिंग कर लेंगे, सोचेंगे कि हम अंदर संसद को नहीं चलने देंगे, बाहर आके झूठ बोलेंगे, ड्रामा करेंगे। ऐसे देश नहीं चलेगा। इनको अपनी जिम्मेदारी का बोध करना चाहिए। ये सारा झूठा प्रपंच है, ये सारा झूठा प्रपंच है। ना ही ये कोई बॉयकॉट करने वाले हैं, ना ही ये कोई चुनावों को छोड़ करके जाने वाले हैं। जगदीश जी तो कह रहे हैं, तैयारी है, वो कह रहे हैं जब तक ईवीएम रहेगी हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो भाई इसको तो मैं सरेंडर ही मानूंगी जगदीश जी, अगर ईवीएम है, क्योंकि ईवीएम तो नहीं जाने वाला है। आप भले ही चले जाएं, आप बहिष्कार कर दें, आप कहें मैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ईवीएम कहीं नहीं जाएगा, तो फिर मैं तो इसे हार का एडमिशन मानूंगी जी। देखिए मैडम, सिर्फ 2 मिनट में ज्यादा नहीं लूंगा ना, आप मुझे ज्यादा समय देंगे। अब 2 मिनट में कोई ना बोले तो अच्छा रहेगा। दो बात बोलिए। अभी इन्होंने कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने कि हम संसद नहीं चलने दे रहे हैं। हाँ। अरे भाई, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G कितने घोटाले लगा दिए। एक ईमानदार प्रधानमंत्री पे छवि खराब करी, कुछ नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिए। और जब अब ये सत्ता में है और हम इनसे सवाल कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, तो भी संसद नहीं चलने दे रहे। पिछले 15 साल जब से मोदी प्रधानमंत्री है, कहाँ संसद चल रही है? चलने नहीं देंगे। और रही बात इसकी, मैं दावे से कह रहा हूं मैडम, लिख लो, हम बंगाल भी हारेंगे, हम बिहार भी हारेंगे। अरे लूट लिया। अरे भाई, ये तो बड़ा एडमिशन है भाई। सिद्धार्थ जी, आप जश्न मना लीजिए, आप सेलिब्रेट कर लीजिए भाई, आप सेलिब्रेट कर लीजिए। वो बंगाल भी हारेंगे, वो बिहार भी हारेंगे, वो तो सब मान रहे हैं। वो कह रहे हैं सब हारेंगे। मैं तो कह रहा हूं, अरे भाई, चुनाव का बहिष्कार ही एक रास्ता है। नहीं, ये चुनाव बहिष्कार ही एक रास्ता है। हम बंगाल भी हारेंगे, हम बिहार भी हारेंगे। भाई आप उन्हें क्लियर रोड दे रहे हैं, कह रहे हैं जीत लो, हम हारने वाले हैं। क्या जगदीश जी, यही मंथन हो रहा है कि कांग्रेस की बैठकों में यही मंथन हो रहा है कि सेलिब्रेशन टाइम फॉर यू? सिद्धार्थ जी, वो तो पहले ही सरेंडर मोड में। मान लो कोई चुनाव नहीं जीतने वाला। अरे जो आदमी झूठा बोल रहा है, सुबह शाम झूठ बोलता है, सुचारिता जी कह रहा है। एक बात, जनता, देश की जनता इनको वैसे ही सरेंडर करा चुकी है। मुझे लगता है ये ईमानदार प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, सच्चाई को बयां कर रहे हैं। ये जानते हैं हारने वाले हैं, पर ये हारने का ठीकरा अगर वास्तव में आत्मविश्लेषण करके अपने राहुल बाबा को दे और सोचे कि गलती कहां हो रही है, तो बात भी होगी। नहीं तो कैसे न जाने कैसे लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के यूं ही हार की तैयारी कर चुके। पर कमाल है, आज आपके शो पर एडमिशन हो चुका है, कांग्रेस पार्टी हारने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ तैयार है। नहीं जगदीश जी, बिल्कुल तैयार है, और ढोल नगाड़े बजा करके हारेगी कांग्रेस। अगर आप यही बात कहेंगे अपने काडर से, अपने वोटर से, अपने कार्यकर्ताओं से, तो वो तो पहले ही हार जाएंगे। वो कहेंगे छोड़ो भाई, क्या काम करना है जाकर, हमें तो हारना ही है। ये वाला सर, ये वाला अच्छा सुनिए, उसका दूसरा पक्ष है, लठ उठा लो, लठ उठा लो, जानेंगे लीजिए। अब आप अराजकता वाली धमकी देने लग गए। लूट लिया। नहीं, अब ये अराजकता वाली धमकी है सर, लठ उठा लो। व्हाट इज दिस? लठ उठाना पड़ेगा। नहीं, लठ उठाना पड़ेगा मतलब क्या है? सड़कों पे आ जाओ, लठ उठा लो। संविधान मोहब्बत की दुकान में से लठ निकलते हैं अंदर से। नहीं, ये वाला क्या आता है भाई? लठ उठा लो। एक सेकंड, लोकतंत्र को तहस नहस कर दो, बम मारो, जो कांग्रेस को वोट नहीं दे। सर, ये अराजकता वाली धमकी है जगदीश जी, आप समझ रहे हैं ना इसे? देश से अपील करता हूँ, लठ उठा लो, लठ। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? मानेंगे, लुटेरे हैं दोनों हाथों से। अच्छा ठीक है, अब मुझे संगीत जी, आपको पीट रहे हो। नहीं, सुनिए, बिहार रहे हो,
ये ऋषि जी आप भी हंस रहे हैं जगदीश जी की बात पर। ये क्या कह रहे हैं, लठ उठा लो, हम तो हारेंगे बिहार बंगाल, ये तो पूरा सरेंडर मोड में है। ये तो और नुकसान पहुंचा देंगे कांग्रेस पार्टी को। देखिए, रिपब्लिक भारत देश का सबसे बड़ा चैनल है और उसमें देखिए आप ऑफिशियल प्रवक्ता को बुलाया कीजिए। ये अनऑफिशियल प्रवक्ता किसी पार्टी के स्टैंड को इतने डाइल्यूट कर देते हैं, इतना मजाक बनाते हैं। दीजिए जगदीश जी को ऑडियो दीजिए भाई। मैं पूछना चाहता हूँ, जगदीश जी एआईसीसी के पैनलिस्ट हैं क्या? एआईसीसी के पैनलिस्ट हैं क्या? जैसे सिद्धार्थ जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऑफिशियली प्रवक्ता है। अरे भाई ऋषि जी कांग्रेस के पुराने नेता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, आप उन्हें खारिज किए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं, ये सुनिए यही भाषा समझेंगे मैडम। अरे वो तो आपके समर्थन में बोल रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं, आपके समर्थन में भले ही ना बोल रहे हो, आपके समर्थन में नहीं बोल रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कह रहे हैं आप नुकसान पहुंचा देंगे। एक मिनट, प्रोफेसर आ गई ऑन स्क्रीन, जवाद साहब और प्रोफेसर आ गई। ये जो अभी जगदीश जी ने बोला है, ये वाला संदेश सिर्फ इसलिए है कि आप नरेंद्र मोदी की छवि इस तरह से प्रेजेंट करो कि ये विपक्ष के सारे जो उनके पास तरकश में जितने भी तीर हैं उनको तोड़ देंगे, ये वोटर छीन लेंगे और इसीलिए हमें सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, हमें बहिष्कार भी करना पड़ेगा। ये बताना जरूरी है विपक्ष को, यही कोशिश कर रहा है। देखिए सुचरिता, जो बच्चा बार बार फेल करता है ना, उससे कई बार सिलेबस पर दोष देता है, कई बार शिक्षक पर दोष देता है, कई बार क्लास पर दोष देता है। हाँ। राहुल गांधी की दुर्दशा यही है, वो एनार्किस्ट मुद्रा में आ गए हैं। चूंकि राजनीतिक तौर पर उनकी फेलियर है, वो लगातार चुनाव हारते रहे हैं। हाँ। 3 बार से वो लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, लेकिन जो ऐसे प्रदर्शित कर रहे हो जैसे मानो बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो और कॉलर चौड़ा कर करके चल रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी कभी एक समय पैन इंडिया पार्टी हुआ करती थी, वो आज के क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमट गई है। और इसलिए ये जो बहिष्कार की धमकी है, राहुल गांधी की जरा भाषा देखिए, लगता है कि जैसे किसी भी तरह से अव्यवस्था उत्श्रृंखलता जितनी बढ़ जाए, उनके प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के कर रहे हैं लठ बजानी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि जनता उठ करके लाठी चलाए। यहाँ एक तरफ जवाद साहब कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो वापस ये नहीं आएंगे, जगदीश जी कह रहे हैं हमारी तो सरकार बनेगी ही नहीं, हम तो आने ही नहीं वाले हैं। ये दोनों आवाजें हैं, देखिए 2 तरह की आवाजें हैं। सुनिए सुचाता, मेरा जवाब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे अपने जवाब मुकम्मल करने दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता से सिद्धार्थ से ये पूछा कि जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव कह रहे हैं कि भाई ये तुगलकी फरमान है, भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही है। मौजूदा आपके मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, गठबंधन में आप हैं, आपके सांसद ऐसा विधायक ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, आपके अंदर एनडीए के अंदर कितनी मतभेद है, इस चीज को तो सुनना चाह नहीं रहे आप। चलिए छोड़िए, आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं, हमेशा सकारात्मक राजनीति की बात अगर कोई कर रहा है तो इंडिया लाइक। सुचाता जी, एक फुटबॉल मैच के अंदर आपकी कितनी भी अच्छी टीम हो और आप लगातार विपक्ष के ऊपर जो है पर विरोधियों के ऊपर गोल मारते रहे, लेकिन जो रेफरी है वो गोल माने ही ना, आप कितना भी अच्छा खेल लें, जब रेफरी ही बायस्ड होगा, जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं होगा। भाई चुनाव आयोग ने सीधा सवाल पूछा है फैज साहब, उन्होंने सीधा सवाल ये पूछा है कि क्या हम जो फर्जी वोटर है उन्हें ना हटाएं, क्या ये हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ बिहार में नहीं करेंगे, अब आगे बंगाल में भी करेंगे, हम अलग अलग जगहों पर करेंगे, क्या फर्जी वोटर हटाना उनका काम नहीं है? भारतीय इतिहास का सबसे निष्पक्ष चुनाव आयोग वर्तमान समय में काम कर रहा है और बिल्कुल बंगाल हो या बिहार हो, जिस तरीके से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भी वहां पर इनकी पुरानी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आकर बस चुके हैं, उनको भगाना, उनको निकालना चुनाव आयोग का काम है, इस देश की सुरक्षा एजेंसियों का काम है और वो काम कर रही है। वो अगर घुसपैठिया वोटर नहीं होंगे तो विपक्ष को वोट नहीं मिलेगा क्या? अरे उन्हीं को
अरे पश्चिम बंगाल में सब उन्हीं लोगों को ये तो आधार कार्ड दे के रखे हैं, वहां पर बसा कर रखे हैं, वोटर आईडी कार्ड बना कर रखे। बिहार में भी लगभग कमोबेश वही स्थिति है। बताइए भाई, हाजी साहब बताइए। बीजेपी तो विरोध नहीं कर रही है, हाजी साहब विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस वाले राष्ट्रीय जनता दल वाले जिस तरीके से महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा दिल्ली में किस तरीके से वोट काटे गए और कहां अपने वोट बढ़ाए गए, उससे किसका रिजल्ट का फायदा हुआ और किन लोगों को किस पार्टी को फायदा हुआ, ये पूरे देश को पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से भाजपा इलेक्शन कमीशन का टूल किट बनाकर काम कर रही है। ये जो इलेक्शन कमीशन हमारी, अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर काम करे तो आप ये बताइए 4% से 8% वोट महाराष्ट्र में कैसे बढ़ गया, हरियाणा में 4% कैसे बढ़ गया, कैसे घपले घोटाले बढ़े। लगातार विपक्ष की पार्टियां लगातार इन मुद्दों को उठा रही है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है उस पर सवालिया निशान है और लोग पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव दिल्ली में लड़ रहे थे उनकी विधानसभा में 50,000 वोट पार दिए, आपको दिक्कत हो रही है, उनमें दम नहीं है चुनाव लड़ने का तो ईवीएम हैक हो गई, उनमें दम नहीं है केस जीतने का तो सुप्रीम कोर्ट हैक हो गया, उनमें दम नहीं है भ्रष्टाचार रोकने का तो ईडी हो गई। वाह भाई वाह। यहाँ 2 बयान ऐसे आए हैं जिसमें एक में एक बयान ऐसा आया कि अगली सरकार इंडी गठबंधन की बनेगी, दूसरा बयान ऐसा आया जिसमें कहा कि हम तो चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। ये कंफ्यूजन है या फिर ये मौजूदा सरकार और इलेक्शन कमीशन को घेरने की एक रणनीति है? क्योंकि सिद्धार्थ यादव जो यहाँ बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे और अगर वहां सरकार बन जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर ये सारे आरोप वापस लेंगे क्या? इसी तरह के आरोप ईवीएम के समय हमने नहीं देखे हैं। सवाल यह है कि संसद में हंगामा और फिर संसद में हंगामे की स्क्रिप्ट एक बैठक में तय हो जिसमें सारे मुद्दे उछाले जाएं, ये नहीं चलेगा। संसद चलने दीजिए, संसद में चर्चा कीजिए और हर मुद्दे पर करिए, वहीं से बात जाएगी आम आदमी तक और वोटर तक, और कहीं से नहीं जाएगी। मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।